नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार ठाकुर। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं इसमें मैंने आपको बताया है LCIIT रैम स्लॉट बेसिक वोल्टेज टेस्टिंग पॉइंट्स। मतलब हम आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि जो रैम स्लॉट्स होते हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके क्या टेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के पास ये चार्ट होगा भी, लेकिन उस चार्ट में क्या है, आपके पास DDR3 और DDR3L का डिटेल्स दिया होगा और हो सकता है DDR4 का भी डिटेल्स हो। यहाँ पर मैं इस चार्ट में इंक्लूड किया हूँ DDR5 को भी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 2 3 करके 11 नंबर तक इससे सिग्नल्स और वोल्टेज को रखा है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो रैम के रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर आपका नो डिस्प्ले का केस होता है तो रैम स्लॉट पे आप क्या क्या चेक करोगे, कौन से वोल्टेज चेक करना है, कौन से सिग्नल्स चेक करना है, वो इसमें आपको पता चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहले रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर मैंने लिखा है VPP। तो VPP में आप देख सकते हैं DDR3 में X मतलब नहीं होता, DDR3L में नहीं होता। DDR4 में VPP वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होता है जो कि 2.5 वोल्ट होता है और इसे हमें कहाँ चेक करना है, पिन नंबर 257 और 259 पे। साथ ही आप देख सकते हैं कि DDR3 आपका 204 पिंस का होता है, DDR3L आपका 204 पिंस का है, DDR4 260 पिंस का है, DDR5 266 पिंस का है। तो अगर आप डीप लेवल पे रिपेयरिंग करते हो तो उस केस में आपका अगर नो डिस्प्ले का केस आता है तो नो डिस्प्ले के केस के देखिए बहुत से कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। तो उनमें से एक कारण जो एक टेस्ट पॉइंट बनता है, तो हम कहते हैं कि अगर नो डिस्प्ले का केस है तो एक बार आप रैम स्लॉट की सभी रिक्वायरमेंट्स को भी चेक करो, है ना। क्योंकि अगर रैम स्लॉट की कोई रिक्वायरमेंट मिस हुई, कोई वोल्टेज कम हुआ, तो भी आपको नो डिस्प्ले का केस आ सकता है और कुछ रिक्वायरमेंट मिस होने पे आपको ट्रिपिंग का भी केस आ सकता है। तो रैम स्लॉट की जो हमें रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है, तो बहुत से लोग इसका मतलब केवल और केवल रैम का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जिसे हम कॉइल वोल्टेज कहते हैं या VDDQ कहते हैं, केवल उसको चेक करना समझते हैं। लेकिन इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि रैम स्लॉट पे क्या क्या चेक करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर 11 पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको इतना तो कम से कम चेक करना ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट वोल्टेज मैंने बोला VPP आपको चेक करना है। फर्स्ट इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि DDR3 के केस में, 3L के केस में और DDR5 के केस में फर्स्ट वोल्टेज नहीं होगा, बट DDR4 का अगर आपका पास मदरबोर्ड है तो उसमें आपको सबसे पहले आप ये देखोगे कि पावर बटन प्रेस करने के बाद आपका 2.5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि DDR4 के जो भी मदरबोर्ड्स आते हैं, आपके 6 जनरेशन से DDR4 स्टार्ट हो गए थे, 6 7 8 9 10 11 तक आपको DDR4 मिलना है। फिर 12 जनरेशन के जब मदरबोर्ड आएंगे तो उसमें आपको DDR5 मिलेगा। तो आपके 6 जनरेशन से लेके 11 जनरेशन तक DDR4 आपको मिलता है। कुछ 6 जनरेशन में DDR3L भी मिल जाता है। तो DDR4 रैम स्लॉट के जो भी मदरबोर्ड है उसमें सबसे पहले आपको 2.5 वोल्ट चेक करना है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हो तो पावर बटन प्रेस करने के बाद जो सबसे पहला वोल्टेज बनना है वो आपका 2.5 वोल्ट बनना है। और 2.5 वोल्ट कहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ पर मैंने पिन नंबर बता दिया कि रैम स्लॉट के पिन नंबर 257 और 259 पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं तो हमें इन पिनों पे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अगर अपने बोर्ड को पहचानते हैं तो हमें रैम स्लॉट के बगल में ही आपको 2.5 वोल्ट का एक लीनियर रेगुलेटर दिख जाता है, 8 लेग का या 6 लेग का मोस्टली होता है। तो वहाँ पर हम उसके शॉर्ट पैड पे चेक कर लेते हैं या कैपेसिटर्स जो आउटपुट पिन पे दिए होते हैं उस पर चेक कर लेते हैं। विदाउट स्कीमेटिक्स हमें ये क्लियर हो जाता है कि 2.5 वोल्ट कहाँ बनेगा आपके मदरबोर्ड पे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2.5 वोल्ट का आउटपुट कहाँ पर है, तो आप रैम स्लॉट के पिन नंबर 257 259 पे चेक कर सकते हैं, है ना। सेकंड रिक्वायरमेंट जो कि हम सभी मोस्टली चेक करते ही हैं, इसको हम बोलते हैं VDDQ। जो हमारा रैम कॉइल वोल्टेज होता है उसका जो टेक्निकल नेम है वो है VDDQ।
ये जो वोल्टेज होता है आपके प्रोसेसर को भी जाता है और आपके रैम स्लॉट का जो मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज यही होता है, रैम कॉइल वोल्टेज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बता रखा है मैंने कि अगर DDR3 है तो 1.5 वोल्ट, DDR3L है तो 1.35 वोल्ट, DDR4 है तो 1.2 वोल्ट, लेकिन DDR5 है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 5 वोल्ट होगा। आपको कहाँ चेक करना है, तो रैम कॉइल पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने मदरबोर्ड को पहचानते हैं तो आप रैम कॉइल सर्च करके आप उस पर चेक कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि रैम कॉइल कहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने पिन नंबर दे दिया है, पिन नंबर 75 DDR3 के केस में, DDR3L के केस में भी पिन नंबर 75, DDR4 के केस में आप इनमें से किसी एक पिन पे चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एक पिन का उल्लेख किया है, बाद बाकी पिनें एक से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है DDR5 के केस में कि ये 5 वोल्ट आएगा, है ना, या तो आप कॉइल पे चेक कर लो या पिन नंबर 13। तो ये जो 5 वोल्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा वो स्टैंड बाई वाला 5 वोल्ट नहीं है, ना ही ये VS वाला 5 वोल्ट होता है। मतलब जब आपके पास 12 जनरेशन के मदरबोर्ड आएंगे तो आपको एक 5 वोल्ट अलग से मिलेगा, जो कि आपको स्विचिंग रेगुलेटर होगा, उससे 5 वोल्ट आपको जनरेट होकर के रैम स्लॉट के लिए आएगा। मतलब एक 5 वोल्ट स्पेशली रैम स्लॉट के लिए आपको एक सर्किट मिलेगा। ये बेसिकली 5 वोल्ट हमारा S3 वोल्टेज होता है, जो कि स्पेशली आपको रैम स्लॉट के लिए बनाया गया। ध्यान रखिएगा ये 5 वोल्ट S5 नहीं है, मतलब कॉइल वोल्टेज नहीं है, ना ही ये 5 वोल्ट LDO होगा जो कि स्टैंड बाई का LDO होता है, और ना ही ये स्विच वोल्टेज है। ये 5 वोल्ट S3 वोल्टेज है जिसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर DDR5 में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो VDDQ वोल्टेज है, जैसे जैसे आपको रैम की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, DDR1 में 2.5 वोल्ट था, DDR2 में 1.8 था, DDR3 में 1.5 हुआ, DDR3L में 1.35 हुआ, DDR4 में ये 1.2 वोल्ट हुआ। मतलब वोल्टेज आपको कम होते गए, है ना। लेकिन DDR5 में कम ना होकर के ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 5 वोल्ट आपको मिलेगा। 5 वोल्ट चेक करना है, तो एक चेंजेस DDR5 में आया है, तो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने पिन नंबर्स आपको दे दिया है कि पिन नंबर 1 और 3 पे चेक कर सकते हैं। केवल यही 2 पिन है जिसपे ये 5 वोल्ट आपको मिलेगा, बाकी किसी पिन पे 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। और या तो आपको कॉइल अंडरस्टैंड हो जा रहा है तो कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा VTT वोल्टेज, रैम स्लॉट का VTT वोल्टेज, जो कि हमारा क्या होता है, तो जो आपका VDDQ वोल्टेज होता है उसका हाफ होता है। तो वो हमारा हाफ है, तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज जो या फिर VDDQ वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर DDR3 में 0.75, DDR3L में 0.67 वोल्ट, DDR4 में 0.6 वोल्ट। और ये बनेगा किस पिन पे, कहाँ चेक करना है आपको, तो चेक करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो इसका बर्थ प्लेस, तो VTT वोल्टेज का बर्थ प्लेस मैक्सिमम आपको जो रैम की IC होती है वहीं से वो जनरेट होता है। रैम की IC जो होती है उसमें 2 फेज होते हैं, एक तो स्विचिंग का फेज होता है और एक LDO का फेज होता है। तो ये आप कह सकते हो कि हमारी रैम IC जो होती है वो एक LDO वोल्टेज जनरेट करती है 0.75 वोल्ट, वही हम उसको बोलते हैं VTT वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको पिन नंबर मैंने दे दिया है DDR3 और DDR3L का, तो आप देख सकते हैं केवल वोल्टेज का डिफरेंस है, एक माइंड गेम है वोल्टेज का और कुछ नहीं। बाद बाकी जो पिन डिटेल्स है वो बिल्कुल सेम है ना। 203 एंड 204 नंबर पिन पे आप VTT वोल्टेज चेक करेंगे, DDR4 में आप 258 नंबर पे चेक करेंगे। लेकिन DDR5 में आपको VTT वोल्टेज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है रैम स्लॉट पे। फिर हम आते हैं 4 नंबर सीक्वेंस जो हमारा यहाँ पर होता है, V रेफरेंस DQ, V रेफरेंस CA। एक रेफरेंस वोल्टेज होता है जो रैम स्लॉट पे हमेशा चेक करना पड़ता है। अगर DDR3 है तो पिन नंबर 1, DDR3L है तो भी पिन नंबर 1। तो VREF DQ मतलब 2 रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, एक VREF DQ, एक VREF CA। इसका जो वोल्टेज होता है वो आपको वही हो जाता है जो VTT वोल्टेज होता है, वही आपका रेफरेंस वोल्टेज भी होता है। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 126, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर रैम स्लॉट का रेफरेंस वोल्टेज की बात की जाए तो DDR3 और DDR3L में 2 पिनों पे आपको चेक करना होगा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 126 पे। DDR4 में केवल एक पिन पे चेक करना आपको, पिन नंबर 164 पे, है ना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि DDR4 में VREF CA का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। और DDR5 में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंस वोल्टेज चेक करना है, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रेफरेंस वोल्टेज होता है बेसिकली
मोस्टली आप देखोगे कि इसका जो सर्किट होता है एक वोल्टेज डिवाइडर से बनता है। ये रेफरेंस वोल्टेज रैम स्लॉट को भी चाहिए और ये आपको प्रोसेसर को भी जाता है ना। तो रैम स्लॉट पे चेक करना इजी है, प्रोसेसर पे चेक करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड व्यू की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपकी ज़बरदस्त ट्रेसिंग है तो आप प्रोसेसर पे भी चेक कर सकते हो। बाद बाकी ये जो वोल्टेज है वीरेफ डिक्यूड वीरेफ सीए हम हमेशा कहाँ चेक करते हैं, तो रैम स्लॉट पे चेक करते हैं। तो DDR3 में आप देख सकते हैं टोटल 2 पिन है यहाँ पर, दोनों पिन पे हमें चेक करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती है उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो हम अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं कि वी रेफरेंस DQ वी रेफरेंस CA अगर मिसिंग होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। कुल मिला के आपको बस अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर नो डिस्प्ले का केस है तो मुझे रैम स्लॉट पे एक बार ये चेक करना बनता है। फिर यहाँ पर आ रहा है VDD SPD। VDD SPD आपका जो रैम पे आप अक्सर देखोगे 8 लेग का बायोस होता है, EPROM होता है, हम उसको लोकल लैंग्वेज में बायोस कहते हैं कि रैम के ऊपर जो बायोस होता है, तो बायोस जो एक्टिव होगा उसकी सप्लाई है VDD SPD। पिन नंबर यहाँ पर दे रखा है, DDR3 और 3L के लिए पिन नंबर आपका हो जाता है 199, वोल्टेज आपका 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट, और DDR4 के लिए पिन नंबर 255। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको VDD SPD वोल्टेज DDR5 में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर DDR5 की बात की जाए तो केवल एक रिक्वायरमेंट अभी तक मैंने बताया कि 5 वोल्ट पिन नंबर 1 और 3 पे आपको चेक करना है। उसके बाद हम आते हैं SDA SCL। बेसिकली क्या है कि रैम आपका डिटेक्ट तभी करेगा जब रैम का PCH के साथ कम्युनिकेशन होगा, मतलब रैम में डेटा प्रोसेस तभी होगा जब रैम का डिटेक्शन हो जाएगा। इसको हम रैम का पिक होना भी बोल सकते हैं, है ना, कि रैम पिक हुआ कि नहीं हुआ, रैम डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो डिटेक्शन होती है उसके लिए 2 पिनें होती है कम्युनिकेशन के लिए, SDA और SCL। यहाँ पे पिन नंबर बता रखा है मैंने कि DDR3 और 3L में आपका 200 और 202 पिन हो जाता है। वोल्टेज लेवल पे आपको 3.3 वोल्ट चेक करना होता है। DDR4 में 254 और 253 पिन है। लेकिन आप DDR5 में देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपका 1.8 वोल्ट हो चुका है। तो DDR1 से लेकर के DDR4 तक आपका ये 3.3 वोल्ट का लॉजिक पे काम करता था। यहाँ पर DDR5 में इसका लॉजिक 1.8 वोल्ट का हो गया है। पिन नंबर यहाँ पर हमने बता दिया आपको, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 पे आपको चेक करना है SDA और SCL। ये 2 पिन और ये जो तीसरी पिन देख रहे हैं VDD SPD, मतलब ये जो 3, एक तो VDD SPD हमारा प्योर वोल्टेज है, SDA SCL क्या होता है हमारा एक कम्युनिकेशन पाथ होता है। कम्युनिकेशन पाथ में हम सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करते हैं 3.3 वोल्ट। अगर वोल्टेज ठीक है तो फिर आप कम्युनिकेशन चेक करने के लिए जा सकते हैं, जो पल्सेस आती हैं उसको DSO से चेक किया जाता है। अगर आपके पास DSO नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप वोल्टेज लेवल पे तो आप चेक करो कि हमारा इन पिनों पे 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट DDR4 में आपको यहाँ पर 1.8 वोल्ट, DDR5 में आपको 1.8 वोल्ट चेक करना पड़ेगा 3.3 वोल्ट की जगह। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है DRAM रीसेट। DRAM रीसेट हमारा कॉमन है, मतलब सभी रैम स्लॉट में आपको मिलना है। DDR3 में भी मिलेगा, पिन नंबर 30 पे चेक करते हैं। DDR3L में पिन नंबर 30, DDR4 में 108 और DDR5 में ये पिन नंबर 163 है। तो यहाँ पर एक बात आप देखेंगे जो डिफरेंट है DDR5 में, वो ये है कि जो DRAM रीसेट पे आप वोल्टेज चेक करते हो, बेसिकली DRAM रीसेट क्या एक सिग्नल है, हाई लो हाई एक सिग्नल होता है ये, है ना। एक्यूरेटली चेक करना है तो आपको DSO से चेक करना होगा, लेकिन अगर DSO नहीं है तो एक्यूरेट आप कम से कम आप वोल्टेज लेवल पे अगर इसको चेक करने जाओगे तो आपका DDR3 में ये 1.5 वोल्ट बनता है। ये 1.5 वोल्ट का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर VDD क्यूब वोल्टेज होता है, मेन कॉइल वोल्टेज, वही वोल्टेज आपको DDR मतलब रीसेट पे भी मिलना है, DRAM रीसेट पे, है ना। तो 1.5 वोल्ट है DDR3 के लिए, DDR3L के लिए 1.35 वोल्ट और DDR4 के लिए 1.2 वोल्ट है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि DDR5 में थोड़ा सा चेंज हुआ, ये 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट होगा। तो ये 2 वोल्टेज मैंने इसलिए जिक्र किया कि अकॉर्डिंग टू BID ये 1.1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है DDR5 के केस में कि पिन नंबर 163 पे जो DRAM रीसेट का वोल्टेज आएगा वो आपका जो हमारा VDDQ वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है, ये 1.1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, है ना। दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू BID। तो ऐसा क्यों हुआ
कि यहाँ पर 1.1 वोल्ट क्यों आ रहा है या फिर 1.2 वोल्ट क्यों आएगा, जबकि बाकी के रैम स्लॉट में क्या था, जो हमारा VDDQ वोल्टेज था वही आता था। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा जो ये VDDQ वोल्टेज होता है इसकी रिक्वायरमेंट्स केवल रैम को नहीं है, ये हमारे प्रोसेसर को भी जाता है। अगर हम बात करें अपने मदरबोर्ड की तो फर्स्ट जनरेशन से हमारा DDR3 आपको मिल रहा है। आपने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, है ना, DDR3 मिल रहा था। उसके बाद आपको DDR3L मिला। तो आपका जो ये वोल्टेज होता है ये प्रोसेसर को भी जाता है। बेसिकली प्रोसेसर का एक पार्ट होता है मेमोरी कंट्रोलर, जो कि रैम को कंट्रोल करता है। रैम स्लॉट पे जो हम रैम लगाएंगे तो उसका जो भी डेटा कम्युनिकेशन होगा, डाटा ट्रांसमिशन होगा, वो प्रोसेसर के साथ होता है। तो मेमोरी कंट्रोलर आपके प्रोसेसर में होता है, तो प्रोसेसर के उस मेमोरी कंट्रोलर के पार्ट को जो सप्लाई चाहिए होता है वो हमारा वोल्टेज क्या होता है, वो रैम कॉइल वोल्टेज ही होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि DDR1, 2 और 3 वाले मदरबोर्ड में, DDR1 छोड़ दिए, DDR3 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम DDR1 और 2 की बात नहीं करेंगे, वो आप आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, काफ़ी ओल्ड हो चुका है। तो आप अगर अपने फर्स्ट जनरेशन के मदरबोर्ड को देखिए, सेकंड जनरेशन के मदरबोर्ड को देखिए, थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड को देखिए, तो आप अक्सर पाएंगे कि हमारा जो रैम का कॉइल वोल्टेज होता है उसके आगे भी एक स्विच लगा के, मॉसफेट के रूप में इलेक्ट्रिक का स्विच लगा के प्रोसेसर को सप्लाई दी जाती है, जिसको कि हम CPU VDDQ कहते हैं। और वहीं DDR4, DDR5, DDR6, 7 में क्या हो गया, ये डायरेक्ट हो गया कि 1.2 वोल्ट जो रैम कॉइल पे बना वो डायरेक्ट प्रोसेसर को जा रहा है। ठीक है ना। तो मेमोरी कंट्रोलर के लिए क्या था, जो हमारा VDDQ वोल्टेज था वही था। लेकिन DDR5 में क्या हुआ, ये 5 वोल्ट केबल और केबल बना है रैम स्लॉट के लिए, ये प्रोसेसर को नहीं जाएगा। प्रोसेसर के लिए 5 वोल्ट हाई वोल्टेज हो जाता है, ये केबल रैम स्लॉट के लिए बना है और रैम स्लॉट पे रैम लगाएंगे तो ये वोल्टेज आपको रैम को जाएगा। ठीक है ना। लेकिन प्रोसेसर का जो हमारा मेमोरी कंट्रोलर है उसको जो सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट नहीं चाहिए, तो आपके 12 जनरेशन के मदरबोर्ड में एक अलग सर्किट मिलने वाला है आपको 1.1 वोल्ट का, जो कि स्पेशली प्रोसेसर के लिए बनाया गया है, उसके मेमोरी कंट्रोलर के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट है ना, अकॉर्डिंग टू VID पिन नंबर 163 पे आपको चेक कर लेना होगा कि DRAM रीसेट जो हमारा होता है उस पर एटलीस्ट ये वोल्टेज है कि नहीं। और साथ ही साथ ये वोल्टेज हमारा किसको जाता है, ये हमारे प्रोसेसर को भी जाता है। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं DRAM पावर एनेबल। ये कॉन्सेप्ट आपने ना तो DDR3 में देखा होगा, ना DDR3L में, ना DDR4 में। इसका कॉन्सेप्ट है हमारा DDR5 में 3.3 वोल्ट इस पिन पे मिलता है। पिन नंबर 8 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये DRAM पावर एनेबल क्या है, अगर आपको इसको समझना है तो आपको रैम को समझना पड़ेगा कि जो आपका DDR5 का रैम होता है उसका क्या आर्किटेक्चर है, क्या डिजाइन है। अगर आप उसको समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट हमें क्यों चेक करना है। क्योंकि अगर ये DRAM पावर एनेबल नहीं मिला आपके DDR5 वाले रैम स्लॉट पे, तो फिर आपका रैम काम नहीं करेगा, तो नो डिस्प्ले का केस तो पक्का है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं DRAM पावर गुड, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि DDR5 में ही आपको मिलने वाला है। इससे पहले के रैम स्लॉट में आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं होती थी, ये आपको DDR5 वाले रैम स्लॉट में चेक करना है पिन नंबर 7 पे 3.3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। और ये जो DRAM पावर गुड है ये इनपुट नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं एक आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट है। जो आपने अक्सर सुना होगा ओपन ड्रेन पिन, ये एक तरह से ओपन ड्रेन पिन होता है और ये हमारा डिजिटल आउटपुट है, जिसपे कि हमें अगर पिन हाई लेवल पे जाता है तो 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। इससे कंफर्मेशन ये हो जाता है कि हमारा रैम में ये जो वोल्टेज हमने यहाँ पर जनरेट किया करवाया था 5 वोल्ट पिन नंबर 13 के लिए, ये आगे रैम के ऊपर जा कर के अपना काम कर चुका है ना। ये वोल्टेज आपका आगे जाके काम करे उसके लिए एक एनेबल की जरूरत थी, वो एनेबल आपको DRAM पावर एनेबल यहाँ पर 3.3 वोल्ट हो गया। और जब आपका वो वोल्टेज प्रोसेस हो करके काम कर गया तो फिर आपको DRAM पावर गुड आपको मिलेगा पिन नंबर 7 पे 3.3 वोल्ट। तो कुल मिला के इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मिनिमम आपको DDR3 से लेकर DDR5 तक में आपको क्या चेक करना चाहिए, कम से कम इतना तो आपको चेक करना बनता ही है। मैंने यहाँ पर मिनिमम बोला, मैक्सिमम नहीं बोला, क्योंकि कुछ चीज़ें सिखाने की होती हैं जो कि सिखाई जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको कोई सिखाता नहीं, बल्कि आपको अपने माइंड से खुद ही उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है कि हाँ इस पिन पे अगर ये वोल्टेज आएगा, नहीं आएगा, करंट आएगा, क्या होगा, सिग्नल आएगा,
तो बहुत सी पिन ऐसे रैम स्लॉट में होती हैं जो कि आपको खुद ही समझना होता है कि उस पिन का स्टेटस क्या होगा, है ना। मतलब वो सिखाने की चीज़ नहीं होती है, वो आपके अपने माइंड पे डिपेंड करता है, आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पिन को लेकर के आपने क्या सोचा, क्या चेक किया, है ना। तो मिनिमम मैंने बोला कि मिनिमम आपको इतना चेक करना है ना। मैक्सिमम का मैं नहीं बोल सकता, मैंने बोला कि मिनिमम आपको चेक करना है। और यहाँ पर मैंने आपको एक वोल्टेज लेवल दिया, मैंने कोई यहाँ पर सिग्नल लेवल की बात नहीं करी, एक वोल्टेज लेवल का काम दिया कि आपका जो बेसिक वोल्टेज टेस्टिंग मैंने बताया। अगर हम केवल और केवल एक वोल्टेज की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक ये हमारा क्या है, प्योर वोल्टेज है। चाहे वो VDD SPD हो, चाहे वो VREF CA हो, चाहे VREF DQ हो, चाहे VTT हो, ये क्या है, सारे के सारे वोल्टेज है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सीरियल नंबर 7, 8, 9, उसके बाद आपका 10 आ गया, उसके बाद 11, तो स्पेशली आपका SDA SCL DRAM रीसेट, है ना। तो यहाँ पर हम बेशक वोल्टेज चेक करते हैं, लेकिन वोल्टेज क्या है, लास्ट नहीं है। वोल्टेज तो जस्ट एक रिक्वायरमेंट्स है कि उस पर सिग्नल बने, उस पर पल्स बने, उस पर फ्रीक्वेंसी बने। जैसे कि अगर हमें SDA SCL को चेक करना होता है तो हमें DSO चाहिए होता है ना, तो हम DSO से चेक करते हैं। DRAM रीसेट को भी अगर आपको परफेक्टली चेक करना है तो आपको DSO से आपको हाई लो हाई देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मैंने केवल वोल्टेज को लेकर समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या वोल्टेज मिलेगा, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो शायद हो सकता है सिग्नल भी बन रहा हो, बाद बाकी सिग्नल के लिए तो आपको DSO लेना पड़ेगा। DSO से क्या लॉजिक होता है, किस तरह हम चेक करते हैं, वो चीज़ आपको सीखना होता है SDA SCL DRAM रीसेट के लिए। और DRAM पावर एनेबल, मतलब एक एनेबल आप कह सकते हो, रैम का एनेबल आप कह सकते हो, DRAM पावर एनेबल DDR5 में रैम का एनेबल है। अगर यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट नहीं मिला तो जो आपका रैम है वो एनेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे रैम एनेबल कहने का मेरा मकसद ये है कि आपका जो DDR5 में रैम आया है उसमें कुछ चेंजेस आया है। चेंजेस ये आया है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा VPP वोल्टेज हमारा DDR5 में नहीं है, हमारा VTT वोल्टेज DDR5 में नहीं है, V रेफरेंस DQ नहीं है, V रेफरेंस CA नहीं है, इवन VDD SPD भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात किया हूँ, रैम स्लॉट की। आपको ये रैम स्लॉट पे नहीं चेक करना है, लेकिन रैम पे आप चेक कर सकते हो, है ना। रैम पे चेक कर सकते हो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई DDR5 का रैम आपका वर्क नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, तो आप रैम के ऊपर जाके इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हो, है ना। वो कैसे चेक करेंगे उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। मैंने बस आपको एक हिंट्स दिया, एक इशारा दिया है ना। ये सब वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन रैम स्लॉट पे नहीं चेक करना है। अगर आपको चेक करने की जरूरत पड़े भी तो आप रैम पे जाके चेक कर सकते हो। रैम पे एक अलग से IC दी हुई है इस बात के लिए। तो जो रैम के ऊपर एक IC दी होती है, तो ये 5 वोल्ट उस IC की सप्लाई है। मैंने बस यहाँ पर आपको समझा दिया। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, इस रैम चार्ट के बारे में बताना था कि मैंने रैम चार्ट को प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने आपको मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट दे रखा है। आपके पास पहले से भी रैम चार्ट होगा, लेकिन उसमें आपका जो होगा DDR1 का डिटेल्स होगा, DDR2 का डिटेल्स होगा, DDR3 होगा, DDR सीरियल होगा, है ना। DDR4 का भी डिटेल्स अभी बहुत से रैम चार्ट में आपको नहीं मिला होगा। लेकिन इस रैम चार्ट में मैंने DDR4 का डिटेल्स तो दिया ही है, साथ ही साथ आपको DDR5 का भी डिटेल्स दे दिया, जो कि आने वाले टाइम में आपके पास आने वाला है। जो भी आपके 12 जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उसमें DDR5 रैम स्लॉट आ रहा है। तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या क्या चेक करना है। मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट अगर आपके पास है तो इस चार्ट में आप डिटेल्स को देख करके आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। अब बात आती है कि चार्ट मेरे पास है, ये चार्ट आपको कैसे मिलेगा, है ना। तो ये चार्ट अगर आपको चाहिए तो ये चार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप नहीं करना, इसके लिए मुझे आपको टेलीग्राम नहीं करना, इसके लिए आपको मुझे कॉल नहीं करना, खुद ब खुद ये चार्ट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको केवल और केवल आपको जाना है हमारे LCIIT के ऐप में। आप प्ले स्टोर में जाके LCIIT टाइप करके आप LCIIT ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने मेल ID से या अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये चार्ट आपको कहाँ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये LCIIT आपको ऐप ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा ये फर्स्ट होम पेज आया, इसी होम पेज पे आपको बॉटम की तरफ आना है। बॉटम पे आप आएंगे,
आप ये दे सकते हैं, ये आपको फ्री कंटेंट है, स्टडी मटेरियल में आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। इस कंटेंट में आप जब जाएंगे, इस स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको LCIT रैम स्लॉट रिक्वायरमेंट चार्ट मिल जाएगा। ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको LCIT ऐप पे लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आप ये चार्ट ले सकते हैं और इस चार्ट को आप अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं ना। तो इस चार्ट के लिए आपको मुझे अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही LCIT के ऐप पे मिल जाएगा। तो आपको बस प्ले स्टोर पे जाके LCIT ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से चार्ट आप डाउनलोड ले सकते हैं। ये फ्री कंटेंट में आएगा, जो होम पेज होगा उसी में आप बॉटम साइड में आओगे तो ये फ्री कंटेंट मिलेगा। फ्री कंटेंट में स्टडी मटेरियल मिलेगा और यहाँ पर ये चार्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस ऐप में देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इस कोर्सेज को भी अगर आप में से किसी को लेना है तो ये कोर्सेज ले सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं हमारे, ये केवल और केवल एंड्रॉयड के लिए हैं, केवल मोबाइल पे चल सकते हैं, टैबलेट पे चल सकते हैं, ये आपको विंडोज पे नहीं चलेंगे, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर परचेज कर लेते हैं और फिर बाद में मुझे कहते हैं कि सर मुझे अपने विंडोज पे देखना है, तो फिर वहाँ पर मैं असमर्थ हो जाता हूँ आपको इसका विंडोज पे एक्सेस देने के लिए। तो जब भी आप इसमें से कोई कोर्स परचेज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्सेस आपको केवल और केवल मोबाइल पे मिलने वाला है, या फिर जो भी एंड्रॉयड है, चाहे आपका टैब एंड्रॉयड हो चाहे आपका मोबाइल एंड्रॉयड हो, उसी पे मिलेगा। आपको विंडोज पे इसका एक्सेस नहीं है। आप कोई सिमुलेटर भी यूज करेंगे तो वहाँ भी ये ऐप काम नहीं करेगा, है ना। तो केवल और केवल मोबाइल पे अगर आपको कोई कोर्स देखना है ना, कोई कोर्स को वॉच करना है, तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। ये भी आपको इस तरह पता चल जाता है कि आप यहाँ पर ये बॉटम में आप अगर आएंगे, यहाँ पर बॉटम में स्टोर आता है, स्टोर में जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे अलग अलग कोर्सेस हैं होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड कोर्स ओनली फॉर लैपटॉप रिपेयर, लैपटॉप चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स एडवांस लेवल, ग्राफिक्स कन्वर्जन डेटा आपका, लैपटॉप बायोस एडिटिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल, लेनोवो एसर ऑनबोर्ड रैम डिसेबल बायोस। केवल एक वीडियो है ये। बहुत लोगों को ट्रिक पता है, जिसको ट्रिक नहीं पता है, सीखना है तो आप पे करके सीखिए, सीधी सी बात है यहाँ पर, है ना। डेस्कटॉप मदरबोर्ड केस स्टडी का है, इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप मदरबोर्ड केस स्टडी दोनों हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बायोस एडिटिंग कोर्स बाय अशोक कुमार सैनी। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं 7-8 कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं और आने वाले 2-4-5 दिन में हम यहाँ पर डेस्कटॉप का भी कोर्स ले आएंगे। जो बिगिनर्स के लिए डेस्कटॉप का कोर्स होता है वो भी हम लेकर के आएंगे। फिलहाल जो यहाँ पर डेस्कटॉप का कोर्स है वो ओनली फॉर लैपटॉप रिपेयरर है। कोई बिगिनर है तो वो इसे परचेज ना करें। जो लैपटॉप रिपेयरिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं, केवल उनके लिए ये है कोर्स है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको केस स्टडी भी मिल जाता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड का अगर केस स्टडी चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो जो भी परचेज करना है तो मुझे आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप चैट में जा कर के, यहाँ पर चैट में आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे को दिखाने का यही मकसद था कि आपको मैं इसे रैम चार्ट के बारे में बताऊं, प्लस इसमें मैंने DDR5 का डिटेल्स ऐड कर दिया है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।